ये कहानी है अंकित और मीरा की, जो शादी के बाद अंकित की दादी से मिलने उनके गांव जा रहे थे। लेकिन यह ट्रिप उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी ट्रिप बनने वाली थी। शिवजी, इस यात्रा पर हमारी रक्षा करना। अंकित आराम से काउच पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी मीरा वहां आकर उससे कहती है, अरे अंकित, थोड़ी देर में हमें निकलना है और तुम आराम से टीवी देख रहे हो। मैं तो कब से तैयार हूँ, लेकिन तुम ही पैकिंग में इतना टाइम लगा रही हो। अच्छा वो छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी दादी के गांव का नाम क्या है? गांव का नाम भुतियाल है। भूतियाल? तुम सीरियस हो? बिल्कुल। क्या हुआ, डर गई? ये नाम किसी हॉरर मूवी का लग रहा है जैसे। भूतियाल का डरावना सफर। मीरा की बात सुनकर अंकित हंसने लगता है। अरे यार, ये बस एक नाम है। भूत वूत कुछ नहीं होता, चिंता मत करो। वो गांव बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तभी अचानक घर का दरवाजा खुलता है और घर में आता है मोंटी, अंकित का छोटा भाई, जो उनके साथ ट्रिप पर जाने वाला था। भैया भाभी तैयार है ना आप दोनों ट्रिप के लिए? दादी हमारा इंतजार कर रही हैं, फोन पे कह रही थी जल्दी आ जा, भूतों से मिलवाती हूँ। भूत? दादी भूतों से मिलवाएगी? अरे भाभी डरिए मत, दादी तो भूतों की बाप है। पिछले साल एक भूत ने उनके खेत में आने की कोशिश की थी, दादी ने तो उसे सिर्फ डंडा दिखा के भगा दिया। ये सब सुनकर मीरा और डर गया। अंकित मन ही मन में सोचने लगा कि ये ट्रिप तो शानदार होने वाली है। और कुछ ही देर में तीनों भूतिया जाने के लिए निकल पड़े। ट्रेन का सफर शुरू हो चुका था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती रही, मीरा के अंदर का डर भी बढ़ता गया। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। चाचा, आप कहाँ जा रहे हैं? भुतियाल जा रहा हूँ। अरे चाचा जी, हम भी वहां जा रहे हैं, अपनी दादी से मिलने। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें पता है भूतियाल गांव के पास एक जंगल है, नाइंधारी का जंगल। जो रात को उस जंगल में जाता है वापस कभी नहीं आता। अच्छा, दादी ने तो हमें कभी इस नाइंधारी के जंगल के बारे में नहीं बताया। नैनदारी? वो क्या है चाचा जी? अरे बेटा, वो एक अरे रहने दो मीरा और चाचा जी, क्यों डरा रहे हैं सबको? और मोंटी, तुम भी चुप बैठ जाओ अब। नहीं बेटा, मैं डरा नहीं रहा, बस तुम लोगों को सावधान कर रहा था। अंकित ने सबको चुप करवा दिया और शाम तक वो लोग भूतियाल पहुंच गए। भूतियाल गांव में पैर रखते ही मीरा को एक अजीब महसूस हुआ, जैसा पता नहीं गांव की हवाओं में किसका एहसास हो। कुछ देर चलने के बाद मीरा ने देखा कि ये गांव कुछ ज्यादा ही शांत था। कुछ देर में वो लोग गांव की एंट्रेंस तक पहुंच गए। वहां खड़ी थी दादी उनका स्वागत करने। ओये ओये ओये, आगे मेरे शहरी बंदर, कितनी देर कर दी, कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे मेरी प्यारी दादी, कैसी है आप? मिस किया ना आपने मुझे? नमस्ते दादी, कैसी हैं आप? अंकित ने दादी को मीरा से मिलवाया और फिर वो लोग गांव के अंदर दादी के घर की तरफ चल पड़े। दादी, आप तो फुल भूत बस्टर हैं। क्या आज भी आपके खेत में भूत आता है? कहा बेटा, अगर भूत मुझे देख लेना खुद दिल्ली भाग जाए। चलो चलो घर चले, चाय पीने के बाद भूत शूट की कहानियां सुनाएंगे। वही मीरा गांव को ध्यान से नोटिस कर रही है। ऊपर आसमान में कौवे चक्कर लगा रहे थे, जोर से कांव कांव कर रहे हैं। गांव वाले पास में धीमी आवाज में बोल रहे थे। रात को फिर से नैनधारी के पैर की आहट सुनी गई। आजकल तो मैं खुद रात को बाहर नहीं निकलता। रिलैक्स भाभी, दादी है ना हमारे साथ, तो भूत भी पास नहीं आएगा। मोंटी ने मीरा को समझाए और वो लोग कुछ देर में दादी के घर पहुंच गए। घर आते ही वो सब दादी के हाथ का बनाया खाना खाते हैं और फिर शुरू होती है भूतियाल की असली कहानियां। ये है मेरी दादी, भूतियाल की असली भूत बस्टर। देखो कैसे भूत उनकी लाठी देख के डरते हैं। भूत? मतलब सीरियसली? मैं तो ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। ये कहकर अंकित बिस्तर पर लेट जाता है। तभी मीरा दादी से पूछती है, दादी, ये नैनधारी कौन होती है और उसकी कहानी क्या है? अरे वो सब रहने दे बेटा, आ जाओ, मैं तुम्हें गांव वालों से मिलवाती हूँ। तो मैं भी आता हूँ। देखो, ये है मेरी दादी का गांव, डरावना और सुंदर। दादी मोंटी और मीरा को गांव वालों से मिलवाती है। आप सबको हमारे गांव में अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ, गांव अच्छा तो लगा, पर ये नैनदारी का जंगल क्या है? गांव में एक सन्नाटा छा गया जब मोंटी ने यह सवाल पूछा, पर किसी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। रात को मीरा ने दादी से फिर से पूछा, दादी बताइए ना कि आखिर नयनधारी का जंगल क्या है? तब दादी ने कहा, नैनधारी एक चुड़ैल है जो गांव के पास के जंगल में दिखाई देती है।
जो उसकी आंखों में देखता है वो कभी वापस नहीं आता। उसका जीवन नैनधारी के हवाले हो जाता है। यह सुनकर मीरा थोड़ी डर जाती है। फिर वह दादी से पूछती है, और कोई इंसान वश में आ जाए तो उस इंसान को बचा नहीं सकते? बचा सकता है ना केवल प्यार, श्रद्धा, ये मंदिर के दीपक से, जहां नैनधारी ने अपनी जान दी थी। इन सारी बातों के बाद दादी और मीरा भी सो गए। रात के बाद सुबह आती है, पर भूतियाल में सुबह भी पूरी तरह शांत नहीं होती। अंकित को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा सुबह 4 बजे वॉक पर जाने के बारे में। मोंटी भी उठ जाता है और कहता है, भैया मैं भी चलता हूँ, एक रील बनाते हैं, थोड़ा स्पूकी कंटेंट मिल जाएगा। चांदनी की हल्की रोशनी में दोनों भाई चल रहे थे। उनके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ दूर से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। भाई रील तो दूर की बात है, यहाँ तो फोन निकालने में भी डर लग रहा है। वे एक टूटी हुई पगडंडी पर पहुंचते हैं जो झाड़ियों से पूरी तरह छिपी हुई थी। सामने एक जर्जर मंदिर खड़ा था जिसे बेलों ने आधा निगल लिया था। अंकित धीरे धीरे सावधानी से भीतर गया। मंदिर की जमीन पर एक टूटा हुआ धूल भरा आईना पड़ा था जो फीकी चांदनी को बिखेर रहा था। भैया बाहर आ जाओ, बहुत डरावनी जगह लग रही है। कुछ नहीं मोंटी, ये तो बस एक पुराना मंदिर है। वो आईने में झांकता है। अचानक उसका प्रतिबिंब 2 बार पलकें झपकाता है, लेकिन अंकित खुद पलक नहीं झपकाता। अंकित वहीं जम जाता है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। हवा तेज हो जाती है, सूखी पत्तियां सरसराने लगती हैं और तभी हवा में एक हल्की डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मेरे पास आ जाओ। मोंटी को अपने भाई का व्यवहार कुछ अजीब लगा। उसने भाई को आवाज लगाई। भैया तुम ठीक तो हो ना? अंकित लड़खड़ाया। उस पल किसी को पता नहीं चला, पर नैनधारी का जादू शुरू हो चुका था। अंकित और मोंटी वापस गांव की तरफ चल पड़ते हैं। अंकित और मोंटी को गांव लौटने में थोड़ी देर हो गई थी। तब तक पूरी तरह सूरज निकल चुका था। जब वे वापस आए तो मीरा ने अंकित से पूछा, इतनी देर कहाँ लग गई? लेकिन अंकित ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। मीरा को यह बहुत अजीब लगा। मोंटी ने उसे समझाया भाभी हमें नींद नहीं आ रही थी तो हम दोनों वॉक पे चले गए थे। और ऐसे ही उनका पूरा दिन गांव घूमने और लोगों से मिलने में बीत गया। लेकिन अंकित सबसे बहुत कम बात कर रहा था, जैसे उसका मन कहीं और अटका हो। रात हुई और मीरा अचानक उठ गई। उसे किसी की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। नादा निधारी, मैं आ रहा हूं। मीरा पलटती है और देखती है कि अंकित खिड़की के पास खड़ा बाहर घूर रहा है। अंकित, तुम ठीक हो? वो कोई जवाब नहीं देता। धीरे धीरे जैसे किसी सम्मोहन में हो, वो बाहर चलने लगता है। मोंटी और मीरा दोनों उसका पीछा करते हैं। वे जंगल के किनारे पहुंचते हैं। अंकित रुक जाता है। पेड़ों के पीछे कुछ हलचल होती है। एक लंबी काली बालों वाली महिला आकृति जिसकी आंखें चमक रही थीं, एक पल के लिए दिखाई देती है। अचानक तेज हवा चलने लगती है। मीरा चीख उठती है। बस अब हम घर जा रहे हैं। कहते हुए मीरा अंकित को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो वश में हो। मोंटी और मीरा दोनों अंकित को आवाज लगाकर उठाते हैं। अंकित होश में आता है और कहता है, ये क्या, मैं कहाँ हूं? मीरा और मोंटी उसे घर ले जाते हैं बिना कुछ कहे। घर पहुंचने के बाद अंकित बहुत थका हुआ महसूस करता है और वो सो जाता है। लेकिन मोंटी और मीरा अपनी नींद खो चुके थे। जो उन्होंने देखा था उसे समझाना बहुत मुश्किल था। मोंटी कहता है, भाभी आपने भी उस औरत को दिखा ना? मीरा कुछ नहीं कहती, बस अपना सिर हिलाती है। फिर दोनों दादी को जल्दी से उठाते हैं और जो भी हुआ सब बताते हैं। तुम दोनों को किसने कहता सुबह 4 बजे सैर पर जाने को? और गए तो गए, पर उस मंदिर में जाना जरूरी था। और कुछ ही देर में दादी सारे गांव वालों को बुलाती हैं। पिछले साल गुड्डू का बेटा उसी जंगल में खो गया था। उसका चप्पल मिला, बस। रात को जिसने भी उसे देखा या तो पागल हो गया या लापता। मेरे देवर की शादी भी इसी के बाद टूटी थी। लड़का कह रहा था उसने आंखों में कुछ देखा।
ये सब सुनकर मीरा बहुत डर जाती है। क्या हम अंकित को बचा पाएंगे? हाँ, पर इस बार सिर्फ दीपक जलाना नहीं होगा, पूरा गांव मिलकर इसे रोकेगा। गांव के सभी लोग उनका साथ देने के लिए तैयार थे। अंधेरे में मशालें जल रही थीं। गांव वाले बेचैन आंखों से इकट्ठा हो रहे थे। दादी बीच में ऐसे खड़ी थीं जैसे किसी युद्ध की तैयारी कर रही हों। ये ना कोई भूत है ना देवी, नधारी एक आत्मा है जिसे प्यार कभी मिला ही नहीं, और अब वो जिसे चाहती है उसे कभी जाने नहीं देती। गांव वालों में सरगर्मी फैल जाती है। कुछ लोग रक्षा के लिए इशारे करते हैं तो कुछ जंगल की ओर देखने से भी बचते हैं। उसकी आत्मा उसी पुराने मंदिर में बंद थी। पर अगर अंकित वहां गया था और अगर उसने उस आईने में देखा और उन आंखों में देखा है, तो वो अब बाहर आ चुकी है। हमें पूरा गांव मिलकर शुद्धि करनी होगी, वरना वो किसी और को भी ले जाएगी। रात के 12 बजे पूरा चंद्रमा हम तीनों चिराग एक साथ जलाएंगे, मंदिर के मुख्य द्वार पर, गर्भगृह में और आखिरी पीपल के नीचे। जैसे जैसे रात का समय नजदीक आता गया, अंकित फिर से अजीब बर्ताव करने लगा। वो अकेले में बड़बड़ाने लगा, धीमी टूटती सी आवाज में। वो बुला रही है, मुझे जाना है, मुझे वापस जाना है। मीरा ने उसे पकड़कर रोका। अंकित, होश में आओ, तुम मेरे साथ हो। लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और की आंखें हों। अचानक दूर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। चारों तरफ हवा तेज हो गई, जैसे कोई जाग चुका हो। शुरू हो गया है, जल्दी करो, दिए जलाओ। सभी लोग अंकित को घर में बंद कर देते हैं और फिर अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। दादी मीरा से कहती हैं, बेटा, हम पेड़ के पास और मंदिर के दरवाजे पर दिए जला लेंगे, पर गर्भगृह में दिया तुम्हें ही जलाना होगा। मीरा बिना डरे कहती है। मैं तैयार हूँ दादी। वहीं मोंटी सोच रहा था, जल्दी दिया जला लेते हैं भाई लोग, मुझे लग रहा है ये मेरा आखिरी दिन हो सकता है। मंदिर के भीतर मीरा पत्थरों पर कदम रखती है। हर आवाज गूंज रही है। एक अजीब सन्नाटा फैला है। उसके हाथ कांप रहे हैं। जैसे ही वो दिया और माचिस उठाती है, लेकिन तभी मीरा जो देखती है वो उसे झकझोर देता है। वहां गर्भगृह में अंकित बेहोश पड़ा होता है और उसके पास खड़ी होती है एक डरावनी औरत। लंबे बाल, फीकी आंखें। चलो जाओ यहाँ से, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, चलो जाओ। नैनधारी की आवाज पूरे मंदिर में गूंजती है। मीरा इतनी शौक में होती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती। वो बस जल्दी से जल्दी दिया जलाने की कोशिश करती है। वहीं दादी पीपल के पेड़ के पास जोर से मंत्र पढ़ रही है, गांव के मुखिया के साथ। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन आवाज में मजबूती होती है। अचानक उनके नीचे जमीन कांपने लगती है। मंदिर के अंदर नैनधारी हंसते हुए कहती है, उसने मेरी आंखों में देखा, अब वो सिर्फ मेरा है। दिया जल चुका था। मीरा जोर से अंकित को आवाज देती है, अंकित, अंकित। अंकित होश में आता है। वो पलके झपकाता है, फिर धीरे धीरे मीरा की ओर मुड़ता है। आंखों में आंसू होते हैं। मीरा। वो उसका हाथ पकड़ता है। नैनधारी एक आखिरी जोरदार चीख छोड़ती है, एक दर्दनाक कराह। दियों की लौ सुनहरी चमकने लगती है और दादी के मंत्रों के आखिरी शब्दों के साथ नैनधारी का रूप राख में बदल जाता है। और फिर सुबह की रोशनी जाग उठी। ये गांव का नाम भूतियाल काफी अंडररेटेड है। सब लोग हंसते हैं। भूतनी भाग गई और अब तुम्हारे मुंह में मक्खन के पराठे जाएंगे। और अगली बार जब हम फैमिली ट्रिप प्लान करेंगे, ना जंगल ना चुड़ैल, बस वाईफाई और बीच। पक्का गोवा, चुड़ैल फ्री जोन। मोंटी अपना फोन गांव वालों को दिखाता है। ग्लिच वाली फुटेज, अजीब आवाजें, आईने में वो आकृति। कुछ लोग नर्वस होकर हंसते हैं। एक आदमी फोन की ही छोटी सी पूजा कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको भूतियाल की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर
यह कहानी है 4 दोस्तों की जिनके पास पैसे कम थे और सपने बड़े, और कैसे एक अंडे वाली बिरयानी ने उनकी जिंदगी बना दी। आज भी पूरब अपने शर्ट को प्रेस कर रहा था, यह जानते हुए कि उसका बिजनेस आइडिया आज भी कोई नहीं सुनने वाला। और समीर बेड पर बैठकर और 10 जॉब रिजेक्शंस को अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा था। वही वरुण अपने लव लेटर को एक मैगी के पैकेट पर लिख रहा था, और चिराग की भूख के मारे हालत खराब थी और वह सिर्फ बचे हुए एक ब्रेड को देख रहा था। और तभी उनके पेट में गड़गड़ाहट होने लगी। ये आवाज मेरे सपनों को भटका रही है। बजट में तो वड़ा पाव भी लग्जरी बन गया है। डिनर का क्या करेंगे? काश मोहब्बत भी भूख की तरह होती, मेरे पास तो रहती। अरे इसे चुप करो, वरना मैं इसका लव लेटर और इसे दोनों को फेंक दूंगा। चिराग ने चिढ़ के कहा। एक तो हम पीजी में रहते हैं, ऊपर से इतना रिस्ट्रिक्शन। तेरी बात से एक आइडिया आया। एक काम करते हैं, ओनर के किचन से आज कुछ खाने को ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला। सबको यह प्लान बहुत अच्छा लगा और फिर वो चारों चुपके से ओनर के किचन में खाना ढूंढने चल पड़े। किचन में कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें एक पैकेट चावल मिलता है और कुछ अंडे। यार इससे तो हमारा काम बन जाएगा, और हमारे कमरे में मेरी माँ के भेजे मसाले तो हैं ही। और यार ये देखो, यहाँ कैचअप भी है लेकिन एक्सपायर हो चुका है, पर मुझे चलेगा। सीरियसली? चावल का पैकेट और अंडे लेकर वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं, और फिर उनके सामने आती है एक बड़ी समस्या। यार अगर हम यहाँ खाना बनाएंगे तो खुशबू से ओनर को पता चल जाएगा कि इतनी रात को हम खाना बना रहे हैं, और कल वो हमें निकाल देगा। तो अब क्या करें? एक काम करते हैं, घर से बाहर जाकर कुछ सोचते हैं। और रात को अपने साथ खाना बनाने के इंग्रेडिएंट्स लेकर वो 4 चल पड़े खाना बनाने का रास्ता ढूंढने। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक चाय स्टॉल दिखाई दिया। अरे वो देखो, चाय की दुकान, चलो जाके मदद मांगते हैं। पर वो हमारी मदद करेंगे? पहले चलकर देखते हैं। सुनिए अंकल जी, आप हमारी बात सुन रहे हैं? अरे भाई, कौन हो तुम लोग इतनी रात को? क्या चाहिए? वो ना अंकल जी, हम बहुत भूखे और हमें कुछ खाना है। तो क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? नहीं अंकल जी, हम बस खाना खुद बना लेंगे। बस आप हमें यहाँ खाना बनाने दीजिए। वैसे आपके पास इतना सामान है, ऐसा लगता है जैसे आपने एक मिनी रेस्तरां खोली है। अरे ये सब तो उस रेस्तरां वालों ने दिया है। अच्छे, तुम लोग जल्दी अपना खाना बना लो और मुझ सोने दो। थैंक यू अंकल जी। अच्छा चलो, बनाते हैं हमारा खाना। और वैसे हम क्या बनाने वाले हैं? वही जो हमेशा बनाते हैं, अंडा बिरयानी। और चारों ने बनाई अपने लिए बहुत सुंदर और शायद स्वादिष्ट अंडा बिरयानी। पहली बाइट लेते ही वरुण की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ वरुण, इतनी बुरी है क्या? नहीं रे पागल, ये तो इतनी टेस्टी है कि मेरा दिल भर आया। सब हंसने लगे। कुछ देर में वहां एक आदमी सूट पहने आया और कहा, एक प्लेट बिरयानी कितने की? चारों शॉक हो गए और एक दूसरे के सामने देखने लगे। और पूरब ने कहा, 50 रुपए। उस आदमी ने कहा, अरे वाह, दे दो एक प्लेट अंडा बिरयानी। और देखते देखते लोगों की भीड़ लग गई और जितनी बिरयानी बाकी थी सब बिक गई। जब वो वापस अपने कमरे पर आए तब ये तो जादू हो गया, हम एंटरप्रेन्योर बन गए। तो अब हर रात बिरयानी का बिजनेस शुरू हो। और बस उस रात से शुरू हो गया 4 दोस्तों का बिरयानी का बिजनेस। और अगले दिन से उन्होंने बिरयानी के सारे सामान की खरीदारी शुरू कर दी और चाय स्टॉल के अंकल से भी बात कर ली कि रात को अपनी बिरयानी वहां बना सकें, और उन्हें पैसे भी देने का वादा किया। और आज रात उनके बिजनेस का ऑफिशियल पहला वर्क डे नहीं बल्कि नाइट थी, और उनकी बिरयानी एक सुपरहिट मूवी की तरह बिक जाती है। और अब उन्हें कुछ हफ्ते हो चुके थे अंडा बिरयानी बेचते हुए, और आज की रात भी वो रोज की तरह बिरयानी बेच रहे थे। एक समूह कॉलेज के छात्रों का उनके स्टॉल पर आता है। अरे तुम तो हमारे कॉलेज में पढ़ते हो ना? अरे ओ वो, हाँ। ठीक है, अच्छा तो एक प्लेट बिरयानी कैसे दी? 50 रुपए। ठीक है, हम सबके लिए एक प्लेट लगा दो। और वो सब बिरयानी खाते ही शॉक हो जाते हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अनन्या को देखकर वरुण कुछ बोल नहीं पाता। उसके दोस्त उसके पीछे खड़े होकर हंस रहे होते हैं। अनन्या बिरयानी की बहुत तारीफ करती है। ये बिरयानी सच में बहुत अच्छी है, ऐसी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। हाँ, ये हमारी फैमिली रेसिपी है। वो रेस्तरां सामने है, मैं इसका मालिक हूँ। हम तो बस यहाँ ये बिरयानी बेच के कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पसंद आएगी या नहीं।
जैसे ही वरुण ये कहता है सब शॉक हो जाते हैं। भाई ये कब हुआ? तभी पूरब वरुण के पास जाता है और कहता है, हाँ, ये हमारे सीईओ हैं। अच्छा, लगते नहीं है। अरे इन्हें हम्बल रहना बहुत पसंद है। पीछे समीर और चिराग के पसीने छूट रहे होते हैं। अपने पीजी में वापस आने के बाद वरुण कहता है, ये क्या कह दिया मैंने? वो सोच रही है कि मैं कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। तू तो स्टीव जॉब्स नहीं, एक्स जॉब्स निकला वरुण। चिराग ने कहा और हंसने लगा। अरे चिंता मत कर वरुण, ये सिर्फ एक हार्मलेस झूठ है। और वैसे भी उसे बिरयानी पसंद आई, तेरा बैंक बैलेंस नहीं। लेकिन पूरब, बैंक बैलेंस पसंद करने के लिए बैंक बैलेंस होना चाहिए। अगली रात को रोज की तरह वो बिरयानी बेच रहे थे और अब ग्राहक भी बढ़ चुके थे। यो पीपल, रात के 1 बजे है और मैंने शहर में सबसे बेहतरीन बिरयानी खोज ली है। स्टॉल का नाम है बैचलर्स की बिरयानी। और वो YouTube वीडियो वायरल हो गया जिससे उन्हें और ग्राहक मिलते और अब उनके पैसों की समस्या भी हल हो जाती है। और अनन्या भी कुछ और रातों में अक्सर जाती है और वरुण व्यवसाय और सप्लायर्स को संभालने का नाटक करता है। चारों को लगता है कि जीवन अब तनाव मुक्त है। ये उन्हें लग रहा होता है, लेकिन बहुत जल्द उनके स्टॉल पर एक बड़ी समस्या आने वाली। वो सब अपने पीजी रूम में थके हुए बैठे हैं। हमने इस हफ्ते पूरे 50,000 कमाए हैं। कमाल है यार, अब तो सारी समस्याएं खत्म। मैं सोच रहा था कि अनन्या को सब सच बताने के बारे में। अरे अब जब तुमने बोल ही दिया है तो अब चुप रह जा। अब अगर तुमने कुछ कहा तो गड़बड़ होना तय है। रहने दे अब। वरुण को समीर की बात ठीक लगी। अगली रात जब वो रोज की तरह अपना काम कर रहे थे, तभी स्टॉल के पास 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक उन्हें गुस्से से देख रहे थे। एक तो ये रोड साइड अंडे वाले मेरे कस्टमर को चुरा रहे हैं। तो क्या करें सर? मैनेजर, पुलिस को फोन लगाओ और उनसे कहो कि यहाँ रेस्टोरेंट के सामने इल्लीगल फूड स्कैम चल रहा है। और कुछ ही देर में बिरयानी के स्टॉल पर पुलिस आ चुकी थी। क्या हुआ सर? तुम्हारे पास FSSAI सर्टिफिकेट है? हाइजीन क्लियरेंस है? चारों चुप हो जाते हैं। सर वो नहीं है ना? बंद करो और निकलो यहाँ से। सारे ग्राहक वहां से चले जाते हैं। ये क्या हो गया? ये सब उस लड़की से झूठ बोलने के बाद शुरू हुआ। कुछ भी मत बोल, इस सब से उसका क्या लेना? बस करो तुम दोनों। ये सारी बातें से कुछ नहीं बदलने वाला। जो होगा अब आगे का सोचो। सुबह उन्हें अपने रूम के ओनर ने रूम खाली करने का नोटिस भी दे दिया और अब अनन्या को सच भी पता चल चुका था। अगले दिन जब वो कॉलेज जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कॉलेज एक फूड फेस्ट आयोजित करने वाला है। ये हमारा मौका है अपनी खोई हुई इज्जत को फिर से कमाने का। तो शुरुआत करते हैं बिरयानी रीबूट। और शायद अनन्या भी मान जाए। चुप कर यार। और पूरे दिल से वो सब तैयारी करते हैं अपने कॉलेज फेस्ट की। और फिर आता है कॉलेज फेस्ट का दिन। तुम सब वही बिरयानी वाले हो ना? हाँ, और बिरयानी भी वही है, टेस्टी और स्पेशल। हाय, मैं यहाँ मदद करने और शायद एक टेस्ट के लिए आई हूँ। वरुण तो बड़ा खुश हो जाता है और तभी इंस्पेक्टर वहां आ जाते हैं। क्या यहाँ भी प्रॉब्लम? नहीं, मैं तो बस अपनी बहन अनन्या से मिलने आया था। तो तुम्हारी बिरयानी भी अब टेस्ट कर ही लेता हूँ। और इंस्पेक्टर ने भी बहुत मजे से खाई उनकी बिरयानी। और उस दिन से लड़कों ने शुरू किया अपना क्लाउड किचन, जो बहुत सफल हुआ। और इस तरह बैचलर्स की अंडा बिरयानी ने सबका दिल जीत लिया, और वो भी प्यार और दोस्ती के साथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। देवी के 3 बेटे होते हैं। अपने 2 बेटों की शादी वो अमीर घर की लड़की से करवाती है, पर अपने पति की जिद की वजह से वो अपने तीसरे बेटे की शादी पति की पसंद की लड़की से करवाती है, जो गरीब घर से होती है। स्वागत है मेरे घर की 3 बहुओं का, रिया, पूजा और तुम नेहा। आज से घर की रसोई तुम तीनों संभालना। जी मम्मी जी, हम अब घर की रसोई बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। पर नेहा का पता नहीं, वो शायद इस अमीर घर की रसोई संभाल ना सके। ये सुनकर नेहा को बुरा लगा, लेकिन उसने सबके सामने कुछ नहीं कहा और सब अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह तेज बारिश और तूफान का माहौल था और घर की बहुओं की पहली रसोई थी। शांति उनको कहती है, सुनो तुम तीनों, आज का खाना खास होना चाहिए। आज घर पे मेहमान आने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं आज बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी।
मैं आज सबके लिए छोले भटूरे और मैं बनाऊंगी मटर पनीर बिना किसी गलती के। और मैं आलू की सब्जी और पूरी बनाऊंगी। क्या इतना सिंपल खाना? क्या करूं अब मैं? ठीक है, जो आता है बना दो। अब तीनों बहुएं अपना अपना काम कर रही हैं। मैं जीत सकती हूँ, नेहा तो क्या ही जीतेगी, लेकिन शायद पूजा मुझसे जीत जाए। उसका कुछ करना पड़ेगा। और रिया पूजा की खाने में चुपके से ज्यादा लाल मिर्च डाल देती। चलो अब मैं चक्के देखती हूँ कैसा बना है तुम सबका खाना। ये मिर्च इतनी तीखी क्यों है? इतना तीखा खाना कोई बनाता है क्या? अब तुम्हारा खाना चक्के देखती हूँ रिया। ये क्या बनाया है? इतना नमकीन, ऐसा कोई नमक डालता है क्या? एक भी डिश ठीक नहीं बनी। नेहा लाओ, अब तुम्हारा खाना भी चक्के देख लेती हूँ। अरे वाह, ये आलू की सब्जी और पूरी तो बहुत अच्छी बनी है। अचानक बिजली चली जाती है, रसोई में पानी भरने लगता है। मैंने कहा था तुम्हारे पतियों से कि रसोई की बात जरा ठीक करवा दे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब क्या करेंगे? मेहमान कभी भी पहुंच सकते हैं। और हमारा खाना। रिया, पूजा, तुम्हारी डिश तो रह नहीं गई। अब क्या करें? मम्मी जी, जब रसोई साथ नहीं दे रही तो रसोई को बदलना पड़ेगा। आइए, छत पर खाना बनता है, वहाँ भीगेगे भी नहीं। हम तीनों साथ मिलकर फिर से बनाएंगे। और तीनों बहुओं ने मिलकर इस बार बहुत अच्छा खाना बनाया। कुछ देर बाद मेहमान भी आ गए और सबने बहुओं का बनाया हुआ खाना खाया। शांति जी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन वाह, बारिश में ऐसा घर का खाना बहुत दिन बाद दिल से खाया। हमारी तीनों बहुएं हैं ना, स्वाद की तीन रानियां। सब कुछ अच्छे से हो जाता है और मेहमान भी अपने घर चले जाते हैं। नेहा, पूजा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। खाने में मिर्च मैंने डाली थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम आगे आओ। मैं बस खुद को साबित करना चाहती थी, लेकिन अब समझ आया कि मैंने बहुत गलत किया। सच बोलने का साहस ही सबसे बड़ी बात है। भाभी, माफी की जरूरत नहीं, अब हम साथ हैं ना। और नेहा, तुम भी मुझे माफ कर दो। तुमसे जो कुछ भी वह दिन कहा था उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अरे, मैंने आपको माफ कर दिया और वो सब बातें जाने दीजिए। चलिए बारिश का मजा लेते हैं। और उस दिन के बाद किसी ने नेहा के साथ गलत व्यवहार नहीं किया और सब प्यार से रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सुबह सुबह का वक्त था। पूरे गांव में तेज बारिश हो रही थी। हर कोई अपने घर के अंदर था, लेकिन मोहन, जो हर दिन की तरह आज भी अपने काम पर निकल पड़ा। बारिश हो या धूप, लोगों को तो दूध चाहिए। उनको दूध पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मोहन, गरीब दूध वाला, अपनी पुरानी धोती और कुर्ते में दूध का डिब्बा लेकर एक एक घर दूध पहुंचा रहा था। तब अचानक बिजली चमकी, धुआं उठा और गांव के बीच आया एक नया दूध वाला। नाम था चमत्कारी चंपक। आओ आओ, बारिश में जादुई दूध, बिना गाय के, बिना मेहनत के। चमत्कारी चंपक ने हवा में चमत्कार किया और एक दूध की दुकान बना दी। दूध खुद ब खुद गिलास में गिर रहा था। वाह, जादुई दूध, ये तो कमाल है। मोहन का दूध बोरिंग लगता है इसके सामने। मोहन ये सब पीछे सुन रहा था चुपचाप। सबको दिखावे में ही मजा आता है आजकल। अब मोहन से कोई दूध नहीं खरीदता। वो दुखी होकर अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी उसे आश्वासन देती है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हर कोई चमत्कारी चंपक का ही दूध पीता है। पूरा गांव चाय में, लस्सी में सब चंपक से ही लिया हुआ दूध इस्तेमाल करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद सारे गांव वाले बीमार पड़ने लगे। पर मोहन का दूध तो इतने सालों से पी रहे हैं, कभी समस्या नहीं हुई। लेकिन लोग नए जादू के पीछे भाग गए। असली कौन समझे? कुछ ही दिनों में लोगों ने महसूस किया कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी, पेट दर्द हो रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हवा में उड़ रही हूँ। गांव का सरपंच भी बीमार पड़ गया था और सभी की हालत खराब होती जा रही थी। कुछ दिन बारिश बंद थी, लेकिन अब बारिश भी जोरों से आना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर भी गांव में नहीं आ सके। कुछ दिनों के बाद गांव में डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो सबसे कहता है कि ये दूध तो असली नहीं लगता, ये तो जादू है, पोषण नहीं। गांव के सब लोग बीमार थे। तब आया मोहन सबके लिए असली दूध के साथ। मोहन, तुमने तो जान बचा ली। ये दूध तो सच में अमृत है। मोहन ने बिना जादू, बिना दिखावा सबका दिल जीत लिया। मोहन ने सबको फिर से दूध बेचना शुरू किया।
और गांव में सबकी तबीयत ठीक होने लगी। बात रही चमत्कारी चंपक की, गांव के लोग उसे गांव से धक्के मारकर निकालना चाहते थे, लेकिन मोहन ने सबको रोका और समझाया कि गलती सिर्फ चंपक की नहीं है ऐप, सबको भी तो चंपक का जादू पसंद आया था। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने चंपक को माफ कर दिया। चंपक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे लगा लोगों को बस जादू चाहिए, चाहे फिर दूध कैसा भी हो। मैं सबसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। अब पूरा गांव सिर्फ मोहन से ही दूध खरीदता था और कुछ दिन बाद मोहन ने खोला एक छोटी दूध की दुकान, मोहन दूध भंडार। अरे अरे अरे, ये तो मुझे मार रही है। ये जादू नहीं, ये गाय है। जादू तो तुम कर लेते हो, लेकिन असली दूध असली मेहनत से ही मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।